हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स प्रिज्म क्लासेस। तो राजे, जैसे हम यहाँ पे मास्टर कैडर लेक्चर कैडर की फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और अगले कुछ मिनटों में बड़ी छोटी सी प्यारी सी क्लास है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज करते हैं बड़े आराम से। तो टॉपिक है हमारा हमारा जैसे कि ऑसिलेटर्स चल रहा है, सिंपल ऑसिलेशंस हमने कर लिया था। डैम्प्ड ऑसिलेटर में बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टर्म्स आती हैं, और उसमें ही स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आए, तो वही टॉपिक वही डाउट्स आज हम क्लास कवर करने वाले हैं। तो हमारा मेन टारगेट है इस क्लास में रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी ये ऐसे हो गया, हाँ जी। तो रिलैक्सेशन टाइम एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये हम कवर करने वाले हैं आज। दो दो बड़े इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट हैं, ठीक है। और पहले टर्म्स सीखेंगे है क्या, कैसे होती हैं, और उसके बाद जो है हम इस पे काम करेंगे, इसके क्वेश्चंस पे। ठीक, तो चलो क्विकली एक क्विक रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंपल ऑसिलेटर और डैम्प्ड ऑसिलेटर जो हैं, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है। उसमें डिफरेंस रहता है कि डैम्प्ड ऑसिलेटर में नेचुरल वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड है, उसमें हमें एनर्जी लॉसेस को काउंट करना पड़ता है। एनर्जी लॉसेस को काउंट करना पड़ता है, फ्रिक्शन को लेना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस है, कोई और कोलिजन्स हैं, किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को काउंट करना पड़ेगा। और काउंट करने से एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट ना रह के वो क्या करता है, वो नीचे 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 डिक्रीज होता रहता है। और इसीलिए इसे हम डैम्प्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसे आइडियल वाले से कंपेयर करके देखें, आइडियल वाले से कंपेयर करके देखें, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि आप आइडियल वाले में ये एम्पलीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, विद टाइम चेंज नहीं कर रहा। मतलब आप झूले ले रहे हो और जितनी आगे तक जाके आते हो वापस उतनी ही आगे तक चलते हो हर साइकिल में, हर राउंड में। तो ये आइडियल वाला केस है, होता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी तरह की फ्रिक्शन और रेजिस्टेंसेस इंक्लूड होती हैं। तो असल में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज करता रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हम इसकी एक इक्वेशन देख लेते हैं, पहले इक्वेशन देख लेते हैं कि किस तरह से है, और फिर हम इस पे बात करेंगे। तो इक्वेशंस देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस में हमारे पास सबसे पहले जनरल इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन होती है, उसमें हम बातचीत करते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और जब आप डबल डेरिवेटिव लेके आप इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के यहां पे लेके आते हो, ये ओमेगा स्क्वायर नाम का एक कांस्टेंट आता है, और ये इक्वल टू 0 गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी में अगर आप फोर्स की टर्म्स में बात करो तो m यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और m यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे देखें डैम्पिंग वाले में, एक फैक्टर डैम्पिंग फोर्स ऐड हो जाता है। ये इक्वेशन ध्यान से समझ लेना, आर्टिकल पूरा किया हुआ है आपने वीडियो में, आपको पता है, आपके पास पुरानी वीडियो भी है, तो ठीक है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में किस तरह से उलझा के पूछा जा सकता है, वो हम क्वेश्चन में एग्जांपल के साथ करेंगे। तो एक बार ध्यान से समझना इसे। तो एफ डी जो है वो डैम्पिंग फोर्स है, और हम उसमें लेते हैं कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, हमें पता ही है। आप कार में तो नहीं, लेकिन अगर बाइक या स्कूटी पे अगर जा रहे हो तो आप देखोगे कि जितनी तेज चलाओगे, जितना हवा का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, राइट, है ना। तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या लगा देते हैं, यहां पे आर लगा देते हैं, लेट्स से रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। तो ये इक्वेशन जो है मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, यहां पे एक टर्म और ऐड हो जाती है, और वो ऐड होके ये वाली टर्म एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तो थी, प्लस क्या होता है एक आर डी एक्स बाई डी टी
ऐड हो जाता है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी इक्वल टू 0, वो भी है ही है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे तो ये m को हम अपोन में ले जाते हैं, m को अपोन में लेके जाएंगे, यहाँ पे भी m था उसको भी अपोन में लेके जाएंगे यहाँ वाले m को, और ये यहाँ पे m आ जाएगा। अब स्टेप ध्यान से समझना, r बाय एम को हम क्या करते हैं यहाँ पे 2b या 2p जो भी आप पुट करना चाहो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग पुट किया होता है, 2p पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ जाता है x का एक्सप्रेशन आता है, और उसमें बाहर होता है a नॉट ओरिजिनल एम्पलीट्यूड e रेज टू द पावर माइनस pt, ये एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, बाकी को हम छोड़ देते हैं साइन कोस को, और p जो है दैट इज r बाय 2m, r बाय दिस p इज r बाय 2m, ये वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और जब आप पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा कि क्या चीज चल रही है, सॉल्यूशन में चल रहा है एक फैक्टर r स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर विच इज बेसिकली p स्क्वायर माइनस k बाय m विच इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इसे हम लिख देते हैं ओमेगा डैश इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव भी ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला। ये डेरिवेशन पूरा आर्टिकल सब कुछ आपने क्या क्या नोट्स में भी आपके पास अवेलेबल है और लेक्चर में भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। एक ओवरऑल आइडिया देना था मैंने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बड़ा सिंपल था, इस तरह से काम होता था। डैम्प्ड ऑसिलेटर में ये इक्वेशंस इस तरह से मॉडिफाई हो जाती हैं। अब इनके बेसिस पे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, तो हमारे पास क्या होगा, तीन टर्म्स आएंगी, और वो कौन कौन सी तीन टर्म्स होंगी, वो होंगी तीन टर्म्स होंगी, एक तो हाँ यहां से एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये होंगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ये इक्वेशन है, और इसमें जो तीन टर्म्स होंगी वो होंगी या तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा, या क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, या फिर ओवर डैम्प्ड होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड या अंडर डैम्प्ड। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, अगर मान लो डैम्पिंग टर्म जो है वो कौन सी है, r स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, अगर वो बहुत ज्यादा है और वो नॉर्मल ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डोमिनेट कर जाए, अगर ये डोमिनेट कर जाए डैम्पिंग टर्म, तो होता है ओवर डैम्प्ड, हेवीली डैम्पिंग। अगर ये बराबर हो जाए तो होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, और अगर ये लेस हो जाए तो होता है लाइटली या अंडर डैम्प्ड। ठीक है, तभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमिनेट कर पाएगी। और इस केस में अगर आप बातचीत करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको सामने ही है बिल्कुल, कि अंडर डैम्प्ड में ऑसिलेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि ये वाली टर्म बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। और अगर दूसरे में देखोगे क्रिटिकली डैम्प में वो इमीडिएटली वापस आ जाता है, इमीडिएटली वापस आता है, बहुत फास्ट वापस आता है, लेकिन ऑसिलेशंस को कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि वो डैम्पिंग के बराबर है और वो ओवरशूट करके नहीं जाता है आगे। ठीक है, ऐसे ही ओवर डैम्प में डैम्पिंग इतनी ज्यादा है कि वो ऑसिलेशंस नहीं कर सकता और बहुत स्लो वापस आता है। तो ये इसमें आपको तीन टाइप्स आ जाती हैं, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था, सिर्फ एम्पलीट्यूड वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें हम a को a नॉट e रेज टू द पावर माइनस pt ऐसा कुछ लिखते हैं, वो वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास तीन टर्म्स मिल जाती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बताता है कि लॉग स्केल पे कितना डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, जो कि पहले अगर आप देखो पहले इतना था,
फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, वो कम हो रहा है, वो लॉग स्केल पे कितना एक साइकिल से कितना डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको देखना है, मैं बता देता हूं, अभी इसी से निकाल लेंगे। ठीक, दूसरी टर्म आती है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये बताता है बेसिकली कि ये जो डिके हो रहा है विद टाइम उसकी स्पीड क्या है। तो एक हो रहा है साइकिल्स कितने लगे, मेरा एम्पलीट्यूड, फर्स्ट एम्पलीट्यूड मान लीजिए 100 था और मुझे वहां से 50 पे आना है, तो एक क्वेश्चन ये है कि मेरे उसमें 50 तक आने में कितने साइकिल्स लगे। एक क्वेश्चन ये है कि उसे वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। एक क्वेश्चन आगे आता है क्वालिटी फैक्टर, उसकी शार्पनेस कितनी है। शार्पनेस मतलब वो बहुत फास्ट, वो बहुत ब्रॉडली डिक्रीज कर रहा है या बहुत शार्प डिक्रीज कर रहा है। यू विल गेट द आइडिया, होल आइडिया विद द इमेज ऑफ दिस थिंग। तो पहला फॉर्मूला हम अगर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में बात करें तो यही वाला जो फॉर्मूला है ए एन, क्योंकि एन साइकिल्स में चलना है, एन साइकिल्स में चलना है, तो इसी फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि इनिशियल एम्पलीट्यूड का एक्सपोनेंशियल कितने साइकिल्स में कितना डिक्रीज हुआ, दिस डेल्टा इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के लिए। इसी को अगर आप लॉग लेके सॉल्व करोगे, ए नॉट अपॉन ए नॉट ले जाओ, ए एन अपॉन ए नॉट, लॉग ले लो। लॉग का ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं बता दूं। लॉग और लॉग, ये लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल बेस के साथ आता है, नेचुरल लॉग, ये बेस 10 के साथ आता है। ठीक है, और ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इन दोनों में एक 2.303 फैक्टर का डिफरेंस होता है। और बड़े मजे की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर में ये गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स। और मजे की बात यह है कि एग्जाम वालों को, एग्जामिनर को पता है, तो आपको एक ऑप्शन में हो सकता है, ऐसा आया भी हुआ पेपर में कि बी ऑप्शन में अगर राइट आंसर 1 है तो डी ऑप्शन में उसी को 2.303 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपने log 10 लेके आंसर निकाला जो कि गलत आएगा, वो होगा 1, वो भी ऑप्शन में है। और जो 2.303 नेचुरल लॉग लेके निकाला तो जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में है, और सही ये है। आप इसे मार्क कर आओगे, बाद में कहोगे ओ गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो ऐसी मिस्टेक्स प्लान की जाती हैं पेपर में, आपको पता होना चाहिए कौन से ऑप्शन में कहां किस तरह से कैसी गलती हो सकती है। ठीक है, डोंट वरी, विल डिस्कस इट इन द लेटर क्लासेस एज वेल। ठीक है, ये हम चीजें ध्यान रखते हैं, असाइनमेंट्स में भी ध्यान रखते हैं, आपको इसीलिए ये चीजें बताई जाती हैं प्रॉपरली। ठीक, तो अच्छा, अगर आप एनरोल नहीं हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत ही गोल्डन, बहुत बढ़िया चांस है सभी के पास, अच्छी जॉब है। और अगर आप कोई भी किसी भी तरह की कमी छोड़ेंगे तो अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना, मिस्ड अपॉर्चुनिटी कोस्ट एनीथिंग मोर देन एनीथिंग एल्स, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो कोई रिस्क नहीं लेना, कोई चांस नहीं लेना, मैक्सिमम सुपर तैयारी करो अपनी, बढ़िया से बढ़िया, और सिस्टमेटिक वे से, प्लान वे से, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी पेपर में, चांसेस क्लियर करने के पेपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो अगर आपने कोर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें आप कोर्स जाके एक्सप्लोर करो और आज ही अपना काम शुरू करो। आज ही हमसे आप कोचिंग कोर्स में एनरोल हो सकते हो। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, दिस क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसी को आप मॉडिफाई करके लिखोगे तो डेल्टा का फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा यहां पे भी दे दिया है। नंबर ऑफ साइकिल्स में, फॉर n नंबर ऑफ साइकिल्स, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो है वो इस तरह से आ जाता है। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको आते हैं तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आपका पक्का निकल जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, और आए हुए पेपर में पिछले सालों में, तो आपको ध्यान से करना है।
अब रिलैक्सेशन टाइम की बात आ गई। रिलैक्सेशन टाइम की बात में हम यही वाला फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, लेकिन अब एन की टर्म्स में नहीं, टाइम की टर्म्स में। और एम्पलीट्यूड टाइम की टर्म्स में कैसे डिक्रीज होता है, माइनस पी टी। तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, वो वाला टाइम है जितने टाइम में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके 1/e टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड या इनिशियल एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक योर मोबाइल की बैटरी। आप उसे देखोगे, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में भी आता है, उसमें भी रिलैक्सेशन टाइम की बातचीत होगी। जब थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में मॉलिक्यूलर स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उन सब की बात होती है, उसमें भी रिलैक्सेशन की बात आ जाती है कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइम में अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां देखोगे तो वहां पे भी एक फॉर्मूला पढ़ते हो आप, e रेज टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। आरसी कांस्टेंट होता है एक, आरसी कांस्टेंट, वो क्या है, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कितने, जैसे मोबाइल में अगर आप देखोगे कि 100 से एक साइकिल में वो 70% आ गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज है। फिर वो बहुत जल्दी 36% पे पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और 36 से 30 पे, 20 पे, 15 डिग्री पे जाने में, परसेंटेज जाने में बैटरी डिस्चार्जिंग जो है बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है। तो एक टाइम के बाद 1/e डिके के बाद वो थोड़ा सा उस तरह से रिलैक्स हो जाता है, उस सिस्टम में उसका पार्ट बन जाता है, उस सिस्टम के साथ, सराउंडिंग के साथ एक रेजोनेंस सा एक वो बना लेता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम होता है। तो ये वो टाइम, बाय डेफिनेशन दिस इज द टाइम आफ्टर विच और इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस डिक्रीजेस टू 1/e ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिंपल है। तो अगर आप इसमें e रेज टू द पावर -1 भर दोगे यहां पे, तो क्या आएगा, p टाउ विल बी इक्वल टू 1 एंड टाउ विल बी 1/p। ठीक है, आपको मैंने एक्सप्रेशन शुरू में लिखवाया था, दिस इज e रेज टू द पावर -r/2m। तो इससे आप निकाल सकते हो RT/2m, तो आप इससे 1/p निकाल सकते हो, विच इज 2m/r, 2m/r। ठीक हो गया, सिंपल बात थी। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड और रिलैक्सेशन का टाइम है कि ये 1/e लेवल पे रिड्यूस कर जाता है, और उतने टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अच्छा, इसमें दो बातें और हैं बताने वाली, वो भी मैं अभी कवर कर देता हूं यहां पे ही। ठीक, पहली चीज कि रिलैक्सेशन टाइम, इसे मीन टाइम भी बोलते हैं। मीन या एवरेज जिसे आप बोलते हो ना, एवरेज तो आपको पता ही है, उससे कुछ टाइम, मतलब अगर एक साइकिल में जैसे उससे कम टाइम लगा, दूसरे साइकिल में उससे कम टाइम लगा, थर्ड साइकिल के बाद लेट्स सपोज फोर्थ साइकिल में उससे बहुत ज्यादा टाइम लगा, उतना ही डिक्रीज आने में, फिफ्थ साइकिल में उससे और भी ज्यादा टाइम डिक्रीज लगा, है ना। जैसे अगर हम पीछे चल के देखें उस डायग्राम पे, तो यहां से यहां तक जाने में बहुत कम टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में थोड़ा और कम टाइम लगा, लेकिन यहां से यहां जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो यहां से यहां जाने में और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से कुछ टाइम उससे कम लगता है कुछ साइकिल्स में, कुछ साइकिल्स में उससे टाइम ज्यादा लगता है। ओवरऑल एक एवरेज टाइम जो है, एवरेज डिके जो है, वो उसे हम मीन या एवरेज टाइम से भी लिख देते हैं। ठीक है, और इसे ही रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। एक ही बात है, फॉर्मूले में, पेपर में जो मर्जी पूछ लिया जाए, एक ही चीज है। एक और पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स वो मेंशन कर देते हैं कि एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम बताओ, एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। तो एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम में क्या है, वही है, उसमें अब एनर्जी जो है वो टी टाइम के बाद 1/e पे आ जाएगी ओरिजिनल इनिशियल एनर्जी के। ठीक है, और सेम नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसलिए यहां पे 2 का फैक्टर एक अलग आ जाएगा टाइम में।
लेकिन until और unless it is clearly specified कि एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम की बात हो रही है, आपको सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन टाइम लेना है, एंड दैट इज एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर लिखा हुआ है एनर्जी तो एनर्जी वाला लेना है, अदरवाइज इट्स ओनली बाय डिफॉल्ट ओनली एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एक टर्म और देखते हैं जल्दी से, क्यू फैक्टर, बात बताई दी थी मैंने उसकी कि वो हो सकता है इस तरह से एम्पलीट्यूड हो, शार्प रेजोनेंस आए, बिल्कुल ये हाई क्वालिटी फैक्टर है, डैम्पिंग बहुत कम हो रही है, वीक डैम्पिंग वाला केस है, हो सकता है वो इतना ब्रॉड हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो बहुत बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे जा रहा है, लोअर एम्पलीट्यूड, वो एक ब्रॉड रेजोनेंस है। बेसिकली क्यू फैक्टर क्या बताता है, क्यू फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि सिस्टम का एनर्जी लॉस जो है एक पर साइकिल किस हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर आप 2 पाई सर्कल यानी कि पूरे कंप्लीट साइकिल में जाओ तो एनर्जी लॉस किस तरह से है, कितना है पर टोटल एनर्जी साइकिल जो है, ठीक उसके बारे में बताता है। तो ये 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने अलग से भी लिख दिया है। तो डेल्टा जो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, उसका फॉर्मूला इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, क्योंकि जो रेजोनेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसमें से ये r²/4m² वाली फ्रीक्वेंसी इस तरह से माइनस करके नई फ्रीक्वेंसी जो आती है उसे हम ओमेगा डैश बोल देते हैं, और उस ओमेगा डैश का इनवर्स देखोगे 2 पाई के साथ तो टाइम, नया टाइम पीरियड आ जाएगा। अंडर डैम्प्ड में जब ऑसिलेशंस हैं तो टाइम पीरियड भी तो होगा, वो टाइम पीरियड मॉडिफाइड है फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा, और जब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल लोगे इस पे तो RT-/2m ये फॉर्मूला आएगा उसका। ठीक है, अगर आप इसका टाइम टेबल देखोगे, रिलैक्सेशन टाइम का वो देखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा 2m/r, हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं ये तो, और क्वालिटी फैक्टर में एनर्जी को डिवाइड करके देखोगे तो फॉर्मूला आएगा ω-m/r। और जब इन्हें आप डिवाइड करते हो तो ये चीजें आपस में भी रिलेटेड हैं, जैसे ये देखो 2m/r है यहाँ पे ω-m/r है, इसको छोड़ दो, इसको देखो ये रहा 2m/r। तो अगर आप डेल्टा को देखोगे दैट विल बी T-/2m/r, क्या है 2m/r, दैट इज टाउ। ठीक है, तो ये चीजें आपस में भी रिलेटेड हैं, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरे से आप तीसरे से आप रिलेट कर सकते हो चीजों। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरी। लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस करेंगे, अगर वो अच्छे से हो गए आपके तो समझ लो आपको टॉपिक हो गया पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए सिंपल पेंडुलम हैज सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड, इसमें अगर आप देखोगे तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू टाउ तक जाने में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बिकम 1/e ऑफ द ओरिजिनल इनिशियल एम्पलीट्यूड, राइट, यही हुआ। तो अब जो है कितने टाइम में, टाउ टाइम में, इसे ही हम मीन लाइफ बोलते हैं ना, इसे ही हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब क्या पूछा है, अब उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, व्हेन द स्फेरिकल बॉब ऑफ द पेंडुलम सफर्स ए रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पे फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है, ओके, विद b एज अ कांस्टेंट, b एज अ कांस्टेंट, तो फिर ये होगा bv, ओके, ठीक है। अब आपको बताना है कि लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम या रिलैक्सेशन लाइफ टाइम कितना है। तो अब ध्यान से देखो, इमीडिएटली आंसर बता सकते हो आप, इमीडिएटली। एम्पलीट्यूड में डिक्रीज हमने पहले लिखा था इक्वेशन a0 e रेज टू द पावर -r/2m t, ये लिखा था। तो t रिलैक्सेशन टाइम क्या आया था, इसका उलट, जो भी हो इसका उलट 2m/r, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी अभी अभी, d² x/dt² प्लस
आर बाय एम, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सीधा 1/b लिख देते हैं। जो हमने फॉर्मूला निकाला था यहां पे, जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो किसका था? वो था आर बाय एम कोएफिशिएंट के साथ। आर बाय एम कोएफिशिएंट के साथ हमारा टाइम ये कितना आया, यहां पे ये कितना आया, ये आया आर बाय एम अपॉन 2। तो अब कोएफिशिएंट उन्होंने दे दिया b, तो ये इक्वेशन बन जाएगी प्लस b dx बाय dt। अगर ये r बाय एम की जगह b लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला कितना बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा e रेज टू द पावर माइनस b अपॉन 2 t। ये बात पता लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये b बाय 2 बना तो t कितना आएगा, टाउ कितना आएगा? टाउ विल बी 2 बाय b। बहुत सारे स्टूडेंट सीधा क्या करते हैं 1/b लिख देते हैं, पर 1/b इज द रॉन्ग आंसर, 2/b इज द राइट आंसर। दैट्स इट, इतना ही था। देख लो, समझ लो अच्छे से। इतना हो गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला तो सिंपल है, ठीक है, हो गया, सिंपल था। एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू, एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0.9 टाइम्स ऑफ ए नॉट, कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स। टाइम कितना? 5 सेकेंड्स। आगे पूछा है इन अनदर 10 सेकेंड्स। अनदर 10 सेकेंड मतलब अगर ये 5 सेकेंड था, अनदर 10 सेकेंड्स का मतलब है 5 प्लस 10, टोटल टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड्स। आपको बताना है एम्पलीट्यूड ये 5 में इतना था तो 15 में कितना होगा, देख लो। फिर वही बात, वही घोड़े, वही मैदान, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा जब फॉर्मूला हमारे पास है A5 इज इक्वल टू A नॉट ई रेज टू द पावर -5 बीटा। 5 P लिख दें, B लिख दें, B लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं, ये लो 5P। जब फॉर्मूला है -5P, T को मैंने 5 पुट किया सिर्फ, तो A5 की वैल्यू पुट करके दिस इज इक्वल टू 0.9 A नॉट, मेरे पास क्या आया? देखो मेरे पास आया कि e रेज टू द पावर -5P इज इक्वल टू 0.9, ठीक। और अगले में मुझे क्या चाहिए? A15 which will be equal to A naught e raised to the power -15P। 15P का मतलब e raised to the power -5P का क्यूब। क्यूब का मतलब 0.9 का क्यूब इंटू A नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.9 का क्यूब मतलब 0.729, ठीक है, सिंपल था, खत्म हुआ बात। अगले 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगले 2 क्वेश्चन रिलैक्सेशन टाइम पे नहीं है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पे है, हमने फॉर्मूले कर लिए हैं। थोड़ा सा समझा देता हूं। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपको निकालना है, पहले क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा। एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का दिया हुआ है 2 साइकिल्स में, यानी कि A2 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ A नॉट। तो क्योंकि डेल्टा निकालना है, क्योंकि डेल्टा निकालना है, आप सीधा डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/n log ऑफ A नॉट बाय AN। ऐसा ही था, चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन ए डैम्प्ड ऑसिलेशंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। at the end of 100 oscillations, 100 oscillations में 1/3 हो जाता है इनिशियल एम्पलीट्यूड का। तो आपको बताना है 200 में कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी करवाया मैंने, ठीक है।
अब इसमें डेल्टा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा वाला फॉर्मूला लगाना है। और सीधा वाला फॉर्मूला क्या है? सीधा वाला फॉर्मूला है ए एन, जो हमने अभी अभी लगाया, इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट अभी टाइम की टर्म्स में लगाया था, अब ऑसिलेशंस की टर्म्स में लगाना है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है या रिलैक्सेशन टाइम का, फॉर्मूला एक ही है, या तो टाइम की टर्म्स में या नंबर ऑफ साइकिल्स की टर्म में। ठीक है, तो अब आपको ए 100 दिया हुआ है, ए 200 निकालना है। पहले ई माइनस पीटी वाली टर्म में पूछा गया था, अब ई माइनस लैम्डा एन लैम्डा वाली टर्म में पूछा गया है। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इतना हो गया आपका तो काम आपका खत्म है। तो मैं क्विकली रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं। डैम्ड ऑसिलेटर हमने पढ़ा है, उसमें 3 टाइप्स होती हैं, लाइटली डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड। किसमें मोशन ऑसिलेटरी होता है, किसमें नहीं होता, किसमें स्लो आता है, किसमें फास्ट आता है, किसमें इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, किसमें नहीं पहुंचता। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, आने के चांसेस होते हैं। अगर पेपर में क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट सिंपल आया तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको असाइनमेंट में काफी क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, उसमें रिलैक्सेशन टाइम आता है, उसमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आता है, और उसमें क्यू फैक्टर आता है। क्यू फैक्टर इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी रिलेटेड है, इनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर पेपर में टफ थोड़ा सा काम आया या न्यूमेरिकल पार्ट वाला डोमिनेटिंग हुआ तो इसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, वो भी हमने कर लिए हैं। यहां तक का काम आपने करके आना है। अगर ये पार्ट पूरा हो गया आपका तो आप लेके चलो कि आपको डैम्ड ऑसिलेटर वाले पार्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और आप नोट्स में से देख के एक बार अपने नोट्स जो आपने बनाए उनकी क्विक रिवीजन करके आप आराम से अपना ये वाला टॉपिक पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक पढ़ के आना। हम मिलते हैं आपके अगले डाउट्स के साथ हमारी अगली क्लास में। और अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी 1 मिनट भी वेस्ट ना करते हुए काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत आपको अपनी सीट पक्की करने के लिए ये खून पसीना बहाना पड़ेगा। 2-3 महीने की मेहनत है, इतने सालों की पढ़ाई, इतने सालों का काम, इतने सालों से जो इंतजार कर रहे थे आप, ये अगर 2-3 महीने आपने इन्वेस्ट कर दिए, इतनी देर में काम खत्म हो जाएगा सारा। तो अगर ये इन्वेस्ट कर दिए तो आप पेपर में बहुत पक्के पैरी, मतलब बोलते हैं ना, बैठोगे, बहुत अच्छे से काम होगा। बाकी फैसला आपका है। ओके, सी यू देन फॉर द नेक्स्ट टाइम विद द न्यू डाउट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहो, काम करते रहो और खुश रहो। हम मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।